नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के इस न्यू लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये इस सीरीज का 8वां लेक्चर है। अभी तक जो आपने पुराने सभी लेक्चर्स को जितना आपने प्यार दिखाया है, आपके लाइक्स मिले हैं, कमेंट्स आपने किया है, उसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं बता दूं, मैं एडी सर हूँ और ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज है वो एक तरीके से आपको इम्पोर्टेंट होगा आगामी बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ अगर स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम बिहार में आयोजित होता है तो उन सब में ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो लेक्चर है, उस लेक्चर की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो कम से कम आपके 2 से 3 मार्क्स बीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को पसंद करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी वो इन सब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके साथ इसको शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की, तो इन मूवमेंट्स के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है वो है वुमेन, महिला। आज के समाज में महिलाओं के योगदान को हम अ, मानते भी है, समझते भी है और अब तो महिलाएं बहुत सशक्त भी है। खास करके बिहार में अगर बात करें तो सरकार द्वारा ऐसे कई कदम उठाए गए और आगे के उठाए जा रहे हैं जिसके कारण से महिला का जो सशक्तिकरण है वो हुआ है। अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या अगर बात करें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, अगर हम बात करें हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम बात करें तो स्टेटस का जो वुमेन है सोसाइटी के लिए या पर्सनल अगर लेवल पर भी बात करें तो वो बहुत ही डायनेमिक रहा है। जहाँ एक तरफ एंशियंट अगर इंडिया की बात करते हैं, एंशियंट टाइम की बात करते हैं, तो वहां पर वुमेन्स को देखते हैं। कई ऐसी वुमेन स्कॉलर्स हैं जैसे ब्रह्मवादिनी है, गार्गी है, मैत्रेयी है, लोपामुद्रा है, अपाला है। उस टाइम पर महिलाओं के अधिकार इस प्रकार से थे कि वो अपने जो है फैसले सभी खुद कर सकती थी, साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी चुन सकती थी। इतने वो उस टाइम पर स्वतंत्र थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ता है, हिस्ट्री में आगे टाइमलाइन आगे प्रोसीड करता है, तो अर्ली मिडाइवल के साथ ही क्या होता है कि महिलाओं के अधिकार में कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है। और ये रिस्ट्रिक्शन शुरू कहाँ से होता है? रिस्ट्रिक्शन शुरू होता है सबसे पहले उसके प्रॉपर्टी राइट्स, और उसके बाद साथ ही साथ जो उनके पर्सनल राइट्स हैं उसको भी बहुत लिमिटेड कर दिया जाता है और ये हैवीली कंट्रोल किया जाता है उनके मेल काउंटर के द्वारा। आप इस समय में देखेंगे कि आपको सती प्रथा का जिक्र मिलेगा, आपको स्त्री धन का जिक्र मिलेगा और इनके जो प्रॉपर्टी राइट्स है, इनहेरिटेंस राइट्स है या इनकी जो एजुकेशन को एक्सेस है वो सभी क्या होती है इस टाइम पर लिमिटेड। तो जैसे ही हम प्रॉपर मिडाइवल की तरफ मूव करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा पर्दा प्रथा, बेल सिस्टम। इसके साथ ही जौहर, चाइल्ड मैरिज, जैसे इविल्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो अगर हम इस जर्नी को देखें तो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया का जो टाइम फ्रेम है, खास करके 18th और 19th सेंचुरी, इस समय तक सोसाइटी के अंदर जो वुमेन है उनका स्टेटस जो है वो कई सामाजिक कह लीजिए बुराइयों से, इविल्स से जो है प्रभावित हो गए। साथ ही साथ इसी सोसाइटी के अंदर वुमेन के बाद अगर हम बात करें तो एक बड़ा वर्ग है जिसको हम अनटचेबल का नाम दे सकते हैं। इनके साथ भी कई अत्याचार हो रहे हैं, जैसे इनके ह्यूमन राइट्स
इनके सिविल राइट्स, इनके नेचुरल राइट्स, इन सब को क्या कर दिया गया है, बिल्कुल लिमिटेड है या कोई महत्व की चीज नहीं है। इस पर बिल्कुल कह सकते एक तरीके से इन्क्लोज्ड है। सोसाइटी के जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, जो जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, नोबेल क्लास जिसको बोल सकते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं कि इनको क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये जो दो वर्ग है, वुमेन और ये जो आपका अनटचेबल है, जो आगे चलकर के आप कह लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट के पार्ट बनेंगे, इन सबों के साथ जो सोशियो रिलीजियस लेवल पर जो कठिनाइयां देखने को मिल रहे थे, इन कठिनाइयों को समाज के ही अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं जो इन कठिनाइयों को जब देखते हैं तो वो इनकी आवाज बनते हैं, और साथ ही साथ फिर एक पूरी कड़ी स्टार्ट होती है जिसमें कि कई इंस्टीट्यूशन बनेंगे, कई ऐसे कह सकते हैं मॉडर्न थॉट्स वाले ऐसे लोग आएंगे जो न केवल महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार लाने के लिए प्रयास होंगे, बल्कि उनको कई कामयाबी भी मिलेगी। साथ ही साथ जो अनटचेबल्स, जो डिप्रेस्ड क्लास, जो शेड्यूल कास्ट के बाद में लोग बनेंगे आफ्टर इंस्टीट्यूशन मेकिंग, उन सबों के राइट्स के लिए बात करेंगे, उनको जो है बराबरी का हक दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ धर्म के अंदर जो डिफरेंट कुरीतियां हैं उस पर बात होगी, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, धार्मिक बुराइयां कम होंगी। सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो वुमेन के साथ हो, कास्ट सिस्टम हो, इन सबों पर प्रयास किया जाएगा कि इसको कैसे और है दुरुपयोग कम किया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो ये डिस्कशन को स्टार्ट करने का इससे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, जो है राजा राम मोहन रॉय जी। आइए इनके बारे में बात करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म जो है 22 मई 1772 को राधानगर, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय जी के नाम के साथ जो राजा शब्द लगा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली एक टाइटल था जो कि उनको एक मुगल एम्परर के द्वारा दिया गया था, जिनका नाम था अकबर टू। बेसिकली अकबर टू ने उनको अपने एम्बेसडर के तौर पर भेजा था ब्रिटिश किंग विलियम फोर के पास में, ताकि वे उनके जो पेंशन का अमाउंट है उसको निगोशिएट कर सके। राजा राम मोहन राय जी कई उपनामों से भी जाने जाते हैं, जैसे कि उनको प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। अगर बात करें इनके लिटरेरी वर्क्स की, जिन्होंने की उस समय के समाज में एक अमिट छाप छोड़ी, तो उसमें अगर देखें तो इन्होंने जो है गौड़ीय व्याकरण बनाया था, जो कि बांग्ला का जो है फर्स्ट ग्रामर की बुक है ये। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी लिखा। मिरातुल अखबार पर्शियन का जो फर्स्ट अखबार है वो भी जो है इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। संवाद कौमुदी जो है एक और मैगजीन था। इसके अलावा बात करेगा इनका इनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म इज कंटेन्ड इन उपनिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अभी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आने का ट्रेंड देखा जा रहा है, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है आप इस पर बहुत ध्यान रखेंगे। अगर बात करें इनके द्वारा चलाए गए डिफरेंट रिफॉर्म्स की, तो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले ये किसका प्रचार करते हैं, मोनोथीइज्म, यानी कि ये एक ईश्वर की सत्ता का बात करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स में देखेंगे तो बहुत ही फेमस सती रिफॉर्म्स, जिसमें कि एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट जो है वो इनके प्रयासों से लाया जाता है। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट किस वर्ष आया था। साथ ही साथ इन्होंने पॉलीगैमी का विरोध किया था, चाइल्ड मैरिज का इन्होंने विरोध किया, और कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे।
इनके रिफॉर्म्स रिलीजियस और सोशल के साथ साथ एजुकेशन के लेवल पर भी दिखता है। 1822 में ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, 1826 में ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। और अगर बात करें इनके मृत्यु के कारण की, तो इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि मेनिंजाइटिस करके एक बीमारी होती है। आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेनिंजाइटिस जो है वो किसके कारण होता है, वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसके चलते ये 1833 में इनका जो है देहांत हो जाता है। कहाँ पर? ब्रिस्टल, यूके कह लीजिए या इंग्लैंड कह लीजिए। एक्चुअली जो है अकबर टू के लिए ये तो निगोशिएशन वाले काम से वहां जाते हैं, तो उसी दौरान वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनका जो है इनका मुसोलियम जो है वो बनाया गया है, ब्रिसल में ही बनाया गया है। अगले महान शख्सियत है विवेकानंद जी और दयानंद सरस्वती जी। विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ है, 12 जनवरी 1863 को। और इसी कारण से हम लोग 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे के तौर पर। अगर बात करें तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन हुआ था, शिकागो में 1893। ये ईयर बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने जो है हिंदुइज्म की, ठीक है, हिंदुइज्म की इन्होंने बहुत ही बेहतरीन व्याख्या प्रस्तुत की थी, तो पूरे विश्व में इसमें, ठीक है, हिंदुइज्म का जो एक ख्याति हर तरफ फैल गया था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है 1897 में। ठीक है, अगर इनके विचारों की बात करें तो ये हिंदुइज्म को ओरिजिनल फॉर्म में जो है, मतलब कि ये मानते थे और ये बिलीव करते थे ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन के। और यही जो दो विचार है वो रामकृष्ण मिशन का भी मूल सिद्धांत में से एक है। और ध्यान रखिएगा रामकृष्ण मिशन जो है वो बेसिकली एक व्यक्ति है, रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर बेस्ड है, जो कि गुरु थे किनके? विवेकानंद जी के। अगर इनकी बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स की, तो इनका है कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग। इनका डेथ हो जाता है 4 जुलाई 1902 में। तो आप समझ लीजिए 1863 में इनका जन्म होता है और 1902 में इनका जो है देहांत हो जाता है। तो बहुत छोटी सी लाइफ जीते हैं, बहुत छोटी सी आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, बट जीवन बहुत बड़ा जीते हैं। कहा भी जाता है कि जीवन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। और विवेकानंद जी पर सुभाष चंद्र बोस जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कोट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वो कोट ये है कि सो फार एज द बंगाल इज कंसर्न, विवेकानंद में बी रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। आगे बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी की, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इनका मूल नाम था मूल शंकर तिवारी जी। ठीक है, और ये जो थे वो गुजरात के रहने वाले थे, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात के थे, ठीक है। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज और विदेशी सामानों यानी कि बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब इसके बहिष्कार की बात की थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका यानी एक फ्लैग था, ठीक है, फ्लैग ऐसा कोई ट्राई कलर हमारा जो फ्लैग है वैसा नहीं, बट एक फ्लैग था जो इन्होंने होस्ट किया था 1867। ठीक है, जितने पाखंड वगैरह जो आडंबर वगैरह हिंदुइज्म में थे उस समय उसका खंडन करते हुए। और दयानंद सरस्वती जी को हम लोग मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बात करें इनके कार्यों की, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? बॉम्बे में थे। वैसे बाद में ये लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है, और फिर फर्दर फिर इसको बॉम्बे ही लेके आ गए थे 1875, याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण और ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्म समाज।
अगर इसकी बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा, कलकत्ता में। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है। अगर इसकी बात करें, ब्रह्म समाज के विचारों की बात करें तो इनके मूल विचारों में क्या है, तो ये किसी भी स्क्रिप्चर को जो है नहीं मानते हैं कि कोई स्क्रिप्चर होगा और उसका अल्टीमेट अथॉरिटी होगा। जैसे कई धर्मों में कुछ किताब को लोग मानते हैं, एक पर्टिकुलर किताब को, कि जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल को मानते हैं, या इस्लाम के अंदर जो है कुरान को मानते हैं, या हिंदुइज्म में लोग वेद को, गीता को, रामायण को मानते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर जो है वो अल्टीमेट ऑथोरिटी का स्टेटस नहीं होगा, ऐसा ब्रह्म समाज के लोग मानते हैं। इसके अलावा ये अवतारों में भी भरोसा नहीं रखते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो है पॉलीथीइज्म को, मतलब कि बहुत बहुत सारे ईश्वर को मानने को, और आइडल वर्शिप को, यानी कि मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था। और ये कास्ट सिस्टम के भी विरोधी थे। ठीक है। ये सब वही बातें हैं जो उस समय की सोसाइटी के अंदर क्या हो रही थी, समाज के डिफरेंट वर्ग को आपस में जो है, मतलब वैमनस्य कह लीजिए या लड़ाने का जो है कारण बन रही थी, लड़ने का कारण बन रही थी। तो उन सभी चीजों को सुधार करें, तभी तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, सोशल रिलीजियस। आगे बढ़ते अगर हम देखें ब्रह्म समाज की पूरी जर्नी की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक संस्था बनती है, उसका नाम है आत्मीय सभा 1815 में। उसके बाद बनती है ब्रह्म सभा, और यही ब्रह्म सभा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ब्रह्म समाज में। कब कन्वर्ट हो जाती है? 1828। आगे चल करके ये ब्रह्म समाज जो है वो दो हिस्सों में बट जाती है, एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज को लीड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को लीड करते हैं ईशव चंद्र सिंह जी। आगे चल करके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से भी एक फैक्शन अलग निकल जाता है, जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है। और अगर बात करें कि साधारण ब्रह्म समाज की, इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो आप नाम ध्यान रख सकते हैं। एक तो थे आनंद मोहन बोस, और इनके साथ में होते हैं शिवनाथ। आगे देखते हैं तो अगले व्यक्ति राधाकांत देव जी। राधाकांत देव जी वो व्यक्ति थे जो राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा जो भी काम किया जा रहा था उनका ये विरोध करते हैं। मतलब ये जो थे, ये बेसिकली क्या कर रहे थे, तो इन्होंने जो था अपोज, यहाँ पे इन्होंने अपोज किया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को, और इन्होंने बोला कि जो ऑर्थोडॉक्सी है भैया यही ठीक है। ठीक है। और इन्होंने एक संगठन बनाया था धर्म सभा 1830 में। ध्यान रखिएगा ये किसके विरोधी थे? राजा राम मोहन रॉय जी के। अगला बात करते हैं हम लोग आर्य समाज की। अगर आर्य समाज की बात करें तो हमने ऑलरेडी देख लिया इसका हेडक्वार्टर वगैरह, तो बॉम्बे में हेडक्वार्टर था 1875 में। इसके 10 कोर प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। और अगर ईश्वर को लेकर के जो आर्य समाज जी का सोचना है वो ये है कि एक फॉर्मलेस है, ओमनीपोटेंट है, मतलब इसके पास सर्वशक्तिमान है। ठीक है। अनबॉर्न है, जिसका कि कभी जन्म ही नहीं हुआ, और ओमनीपोटेंट हर जगह। फिर बात करें वेदास की, तो वेदों को लेकर इनका थॉट क्या था, तो उन्होंने बोला कि ये रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है। ठीक है। नॉलेज का जो है एक तरीके से कहिए तो संग्रह है। और इनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन भी है, बैक टू वेदास, अर्थात वेदों की तरफ लौटो। ठीक है। इस समाज ने भी किसका समर्थन नहीं किया? आइडल वर्शिप का नहीं किया, और तंत्र मंत्र का नहीं किया। आगे चल करके आर्य समाज के अंदर भी शिक्षा को लेकर के जो है दो विचार उत्पन्न हुए। एक इसमें धरा था जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करता था, और दूसरा धरा था जो वेस्टर्न एजुकेशन का अपोज करते हुए जो गुरुकुल सिस्टम्स थे उसको सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें थे स्वामी श्रद्धानंद जी, लेखराज जी, मुंशीराज जी। जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट किया उसमें लाला लाजपत राय जी, हंसराज जी वगैरह जी थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की लाहौर में 1886 में। और आप जो सुनते होंगे डीएवी स्कूल्स,
तो डीएवी स्कूल्स का फुल फॉर्म क्या है डीएवी का? तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। तो ये भी जो है आर्य समाज के द्वारा ही संचालित है। आगे देखते हैं कि कई सारे ऐसे संगठन उस दौरान जो है भारतवर्ष में बने थे, खास करके बंगाल के क्षेत्र में, जिन्होंने किस इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को बहुत ही मजबूती प्रदान की। तो इसी में सबसे पहला संगठन है आपका तत्व बोधनी सभा, जो कि 1829 में बना था। इसके फाउंडर थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, और इसका एम था जो राजा राम मोहन रॉय जी के जो आइडियल्स हैं उसको बढ़ावा देना। ये सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस का भी मैं नाम बताऊंगा, उसके फाउंडेशन या फाउंडर, ये एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका परमहंस मंडली। ये 1849 में बनता है और इसको बनाते हैं दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। और ध्यान ये रखना है कि ये जो संगठन है वो फर्स्ट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का? महाराष्ट्र। और इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो जो कास्ट बैरियर्स थे उसको ब्रेक करना और विडो मैरिज को प्रमोट करना। ध्यान रखिएगा उस समय के समाज में अगर कोई विडो है तो उसपे इतने रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, कि वो मतलब आप समझ लीजिए कि वो जीता हुआ लाश है। ठीक है, लाश है, बिल्कुल जीता हुआ। उस पे इतने रिस्ट्रिक्शन थे, वो क्या खाएगी, वो क्या पहनेगी, वो कहाँ पार्टिसिपेट करेगी, नहीं करेगी, बिल्कुल उसका जीवन कह लीजिए आप जीते जीते, कहते हैं ना कि कुछ लोग नर्क का जीवन जी रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ इनका स्थिति उस समय था विडो का। कई संगठनों ने काफी विडो के यानी कि जो विधवा लोग थे उनके स्थिति को सुधारने पे काम किए। अगला है आपका रहनुमाई मजदसान मजदसान नान सभा। ठीक है, ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज ये पारसी संगठन है, पारसी या जोरास्ट्रियन कह लीजिए। 1851 में बनता है ये। ठीक है, नरोजी फरदोन जी और दादा भाई नरोजी के मतलब की लीडरशिप में। और इसका एम था जोरास्ट्रियन रिलीजन को इसके प्रिस्टीन फॉर्म में जो है रिस्टोर करना, और साथ ही साथ जो भी पारसी समाज में जो कस्टम्स है वुमेन के रिगार्डिंग उसको मॉडर्नाइज कर। ठीक है, अगला है प्रार्थना सभा, बहुत महत्वपूर्ण। प्रार्थना सभा 1867 में बनता है और इसको बनाने वाले थे आत्माराम पांडुरंग जी, मुंबई में, या बॉम्बे जिसको उसमें बोलते थे, आज मुंबई बोलते हैं। ठीक है, और इसी संगठन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हुए थे, एमजी रानाडे, जिनको कि महादेव गोविंद रानाडे भी बोलते हैं। 1869 में आमतौर पर प्रार्थना सभा और एमजी रानाडे बिल्कुल इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है कि इन्हीं का संगठन होगा, बट यहाँ पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी जो स्थापना था वो आत्मारंग पांडुरंग जी ने किया था, और एमजी रानाडे जी इसको बाद में ज्वाइन करते। इसका एम क्या था? कास्ट सिस्टम को जो एबॉलिश करना, मैरिज की जो एज है ऑफिशियल एज उसको बढ़ाना, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करना, और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट। नेक्स्ट है हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एमजी रानाडे जी को कहते हैं एमजी रानाडे जी को कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ कल्चरल रिलेशंस ऑफ वेस्टर्न। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछता है तो ये फ्रेज आप याद रखेंगे, नाम जो इनको दिया गया। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो इनिशियली हुई थी न्यूयॉर्क में 1875 में, बट बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई के पास एक जगह है अडियार, वहां पे 1882 में इसको शिफ्ट कर दिया। इसके फाउंडर्स की बात करें तो एक थी मैडम ब्लावात्स्की थी, और साथ में
कर्नल ऑलकोट। ठीक है, ये दोनों लोगों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। और इस संगठन से बाद में जुड़ती है कौन? एनी बेसेंट। कब जुड़ती है? 1889 में जुड़ती है। और फिर वो भारत कब आती है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एनी बेसेंट भारत कब आई थी। ठीक है, तो ये आती है 1893 में। ठीक है, और फिर आपको पता है कि एनी बेसेंट भले ही, ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि ये मूल रूप से कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और इनके देश पर भी किनका कब्जा था? ब्रिटेन का कब्जा था। ठीक है, ये एक महिला थी और बहुत ही ब्रेव महिला थी। इन्होंने अपने देश पर हुए ब्रिटिश अत्याचारों का बदला भारत आकर ब्रिटिश विरोधी मुहिमों में हिस्सा लेकर के एक तरीके से लिया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो आइडियल्स है वो बेसिकली हिंदू फिलोसफी, बुद्धिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर बेस्ड है। अगले महान शख्सियत है ज्योतिबा फुले जी, बहुत ही महान व्यक्ति। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है गुलामगिरी। और इन्होंने वेदों को क्रिटिसाइज किया था। और ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले, एक और महान महिला जिन्होंने की पहला स्कूल खोला था उस समय महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, 1848 में। स्त्री शिक्षा की जब भी बात होगी तो वो चर्चा बिल्कुल अधूरी है अगर हम सावित्रीबाई फुले का चर्चा ना करें। आगे देखते हैं, अगला संगठन है हमारा राधा स्वामी सत्संग मूवमेंट। राधा स्वामी सत्संग मूवमेंट जब 1861 में बनाया गया था, आगरा के एक बैंकर थे तुलसीराम जी, उनके द्वारा, जिनको कि शिवदयाल साहब के नाम से भी जानते हैं। एक देव समाज भी एक संगठन है जो कि 1887 में लाहौर में बनाया जाता है शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा। और इस समाज का एक जो है सेंट्रल बुक था देव शास्त्र, जिसको ये लोग फॉलो करते थे। इसके अलावा अलग कुछ और भी रिफॉर्मर्स हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है, जिसमें कि आपका एक है गोपाल हरि देशमुख जी। गोपाल हरि देशमुख जी को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता था। ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इंक्लूडिंग बीपीएस। साथ ही साथ ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर भी थे 1880 में। अगला है आपका दारुल उलूम, दारुल उलूम। ठीक है, 1866 में इसकी स्थापना होती है देवबंद में। ठीक है, और इसके फाउंडर थे मौलाना हुसैन अहमद। ठीक है, ये मुस्लिमों की जो है एक बड़ी रिलीजियस बॉडी मानी जाती है, खास करके जो उनकी रिलीजियस एजुकेशन होती है। ठीक है, उसको इम्पार्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका विडो रिमैरेज एसोसिएशंस। ये संगठन 1850 में बनाया गया था। ठीक है, और इसको बनाने वाले थे विष्णु परशुराम पंडित जी। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, नाम से ये स्पष्ट है कि विडोज के रीमैरिज के लिए जो है वो सपोर्ट करने के लिए संगठन बनाता है, ताकि उनका जीवन फिर से जो है खुशहाल हो उठे। ठीक है, क्योंकि विडो का जीवन कितना नर्क जैसा होता था अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया। एक संगठन है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना 1887 में होती है और इसको बनाया था महादेव गोविंद रानडे जी, या फिर एमजी रानडे जी, और उनके साथ में रघुनाथ राव। और इनका एजेंडा क्या था कि पोलीगैमी को जो है एबॉलिश करना, चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करना, और समाज में जो पेट्रियार्की थी उसको भी कम करना, उसको भी एबॉलिश करना, ताकि महिला पुरुष जो है वो इक्वालिटी की जी सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कानून हैं जो कि मैरिज से संबंधित है। और इन रिफॉर्म्स के चलते क्या हुआ कि गर्ल्स का जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज था, ठीक है, उसको एक लीगल बैकिंग मिला। और लीगल बैकिंग मिलने से क्या होता है कि जब उनका मिनिमम एज ऑफ मैरिज को बढ़ाया जाता है तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुले। किस चीज के? अब ये एजुकेशन वगैरह पर
या अदर कोई सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती थी। ऐसे पहले भी कर रही थी, बट जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो शिक्षा ग्रहण करने का, तो कहीं ना कहीं वो उसका प्रभाव जो है वो दिखता है। और कहा भी जाता है कि अगर एक पुरुष व्यक्ति अगर शिक्षित हो रहा है तो एक व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, और अगर एक महिला शिक्षित हो रही है तो एक पूरा का पूरा परिवार शिक्षित हो रहा है, एक समाज शिक्षित। इसी कड़ी में पहला एक्ट है नेटिव मैरिज एक्ट, ये 1872 में आया था। इसको हम ब्रह्म विवाह एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये केशव चंद्र सेन के एफर्ट्स के कारण आया था। इसमें मिनिमम एज तय किया गया था बॉयज के विवाह के लिए 18 ईयर्स और गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स। फिर नेक्स्ट है हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, ये आपका जो है 1891 में आता है, और ये इसमें जो है किसकी मदद से आता है, बहराम जी एम मलवरी, जो कि एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी हेल्प से आता है। ठीक है, उसमें एक बड़ा ही फेमस केस हुआ था, रुकमाबाई केस। रुकमाबाई केस में क्या हुआ था कि रुकमाबाई नाम की एक बच्ची थी जिसका कि चाइल्ड मैरिज हो जाता है। बट जब ये बच्ची बड़ी होती है तो ये जिसके साथ में इसका चाइल्ड मैरिज होता है, ठीक है, उस हस्बैंड के साथ में ये रहने से इनकार कर देती है। और बड़ा ही फेमस केस हुआ था, और उस समय बहुत डिस्कोर्स हुआ था कि महिलाओं को जो है का जो मैरिज है कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होगा। तो इसी में तय हुआ था कि गर्ल्स का जो मिनिमम एज होगा वो आपका कम से कम 12 साल होना चाहिए। आगे चल के एक और बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आता है, शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट जो है वो एक व्यक्ति है जिनके प्रयासों से ये एक्ट आता है, उन्हीं के नाम पर है, हरिविलास शारदा जी। और इसमें भी जो है चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया जाता है, और मिनिमम एज जो मैरिज के लिए लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 15 ईयर्स। इन एक्ट्स के साथ में अक्सर आपको ये मिनिमम एज वाला पॉइंट पूछा जाएगा। आगे अगर बात करें कुछ फर्दर सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की, तो उसमें एक आपका देवबंद का मूवमेंट है, 1866 में होता है ये वाला। और ये आपको सहारनपुर यूपी में देवबंद करके एक जगह पड़ता है, वहां पे जो है वहां से ये प्रारंभ होता है। इसके जो फाउंडर्स थे वो थे आपके हसरत मौलाना मोहम्मद कासिम नाना तवी थे, राशिद अहमद गंगोही, सैयद अहमद और अब्दुल जुल्फिकार अली थे। तारकेश्वर मूवमेंट, तारकेश्वर मूवमेंट जो वो 1924 में हुआ था, और ये कलकत्ता नाम की जगह पर होता है। और तारकेश्वर बेसिकली वहां पे एक शिव मंदिर था जिसमें कि उसके कुछ पुजारियों द्वारा कुछ करप्ट प्रैक्टिस किए जा रहे थे, जिसके विरोध में कि ये पूरा आंदोलन किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको हाइप कीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए इस वीडियो के दौरान उसका जरूर से जरूर जवाब दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो का अगर आप चाहें तो इससे जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू का जो है टेस्ट सीरीज कह लीजिए, वो आपको अवेलेबल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप उसके माध्यम से इस लेक्चर से रिलेटेड क्विजेस का भी आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी रिवीजन को और मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू ऑल।